लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था सेंटर ऑफ ए सर्कुलर लूप कि एक सर्कुलर लूप के सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होता था। अगर एक लूप होता है आर रेडियस का तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई बाई 2r। अब हम क्या कहते हैं कि हम सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाल के इसके जो कोई भी एक्सिस पे एक पॉइंट हम सिलेक्ट कर लेते हैं, तो ये हो गया एक्सियल पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, एक सर्कुलर लूप या रिंग के वजह से एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो देखो इसमें क्या है कि हमारा जो ये रिंग है वो ऐसे है कि जो रिंग है वो ऐसे जा रहा है और इसमें जो करंट भी है वो ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, कि अगर मैं इसको इस साइड से देखूं, अगर मैं इसको यहाँ से देखेंगे कि ये जो रिंग है ये रिंग ऐसे है, और इसको अगर यहाँ से देखेंगे तो मुझे जो करंट होगा वो मुझे करंट ऐसे नज़र आएगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये रिंग कुछ ऐसे है, इसमें करंट आई बह रहा है और हमें एक एक्सियल पॉइंट है, ये पॉइंट मान लेते हैं पी पॉइंट है। पी पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो इस पॉइंट पे और यहाँ इसके सेंटर से लेकर ये जो पी पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो एक्स है। तो मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर बायो-सावर्ट लॉ यूज़ करेंगे। उसके लिए इसके अंदर एक छोटा सा एलिमेंट हम डिसाइड करेंगे। तो इसमें लेट्स से कि यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट हम लेते हैं। जब करंट ऐसे जा रहा है तो अगर इस रिंग के मैं टॉप पॉइंट पे देखूँ, टॉप पॉइंट पे करंट ऐसे जा रहा होगा। ठीक है, मतलब अगर ये वाला करंट ऐसे मूव कर रहा है तो टॉप पॉइंट पे करंट ऐसे जाएगा, और बॉटम वाले पॉइंट पे, ये वाला इसका बॉटम वाला पॉइंट हो गया, इसमें करंट ऐसे जाएगा। तो अगर मैं इसको शो करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर जो डीएल एलिमेंट होगा, डीएल एलिमेंट वो इस तरफ पॉइंट करेगा। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये हमारा डीएल वेक्टर है और ये जो लेंथ है वो डीएल लेंथ है, और डीएल और इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, ये हो गया एक्स, ये हो गया आर। ऐसे ही अगर मैं यहाँ के वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लिखूँ तो डीएल है ऐसे और आर कुछ ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है, और जिसमें डीएल और आर के बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो इसके अंदर अगर हम करेंगे तो डीएल क्रॉस आर वेक्टर अगर हम करेंगे तो डीएल ऐसे है, आर वेक्टर थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा जा रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसका ऐसे टॉप व्यू देखूँ, टॉप व्यू में मुझे कैसे नज़र आएगा, टॉप व्यू में नज़र आएगा कि ये हो जाएगा डीएल वेक्टर और ये हो जाएगा इसका आर वेक्टर। तो डीएल और आर वेक्टर में एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो इसमें देखो कि डीएल वेक्टर ये है और आर वेक्टर ऐसे थोड़ा सा नीचे की तरफ जा रहा है, जिसमें ये आर और डीएल के बीच में एंगल 90 है। तो इसके वजह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कैसा आएगा, डीएल इधर, आर थोड़ा सा नीचे चल जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा कहीं टेढ़ा आएगा। तो इस डीएल वेक्टर की वजह से इस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा बनेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड बनेगा dB। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर भी एक डीएल वेक्टर लेंगे तो इसका जो डीएल वेक्टर होगा ये ऐसे अंदर की तरफ आएगा, ये जो डीएल वेक्टर होगा ये ऐसे इधर की तरफ जाएगा। इस डीएल वेक्टर और आर वेक्टर में भी एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। ठीक है, अच्छा ये हो गया आर, ये हो गया एक्स और ये हो गया डीएल वेक्टर। तो इसके वजह से जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आ जाएगा ऐसे dB। ये वाले एंगल अगर अल्फ़ा है तो इस वाले एंगल को भी हम अल्फ़ा बोल सकते हैं। ठीक है, ये x हो गया, ये r हो गया, तो इस यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस को हम r बोल सकते हैं। तो इस वाले ट्रायंगल में अगर हम r देखें तो कितना आएगा, r हाइपोटेन्यूस है तो r स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमें एक ये रिलेशन पता चल गया जो हमें r लिखना होगा। इस डीएल वेक्टर की वजह से जो ये छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड dB आया वो कैसे लिखा गया, बायो-सावर्ट लॉ से। तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डीएल वेक्टर एट ए पॉइंट P विल बी, तो dB विल बी म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा डिवाइड बाय 4 पाई, और यहाँ पर होता था आर स्क्वायर। अब देखो जो थीटा एंगल है वो डीएल और आर के बीच में होता था, डीएल और आर के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो जो थीटा है इस केस में कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, तो साइन थीटा 1 हो गया। तो dB वेक्टर जो dB आया वो कितना आया, dB विल बी म्यू नॉट आई डीएल डिवाइड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। ये तो इस डीएल वेक्टर की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब देखो हमें इसको नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, बट इसमें हमें ये देखना होगा कि यहाँ पर अगर डीएल वेक्टर, अगर मैं छोटा सा एलिमेंट यहाँ लेता हूँ तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आता है।
ठीक है। अगर मैं डीएल वेक्टर नीचे लेता हूँ तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसा आता है। अगर मतलब मैं छोटे छोटे डीएल वेक्टर चेंज करता जाऊँगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो पहले ऐसे आ रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी अपना डायरेक्शन ऐसे चेंज करता हुआ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकता हूँ। इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड को पहले हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में रिजोल्व करना होगा, देन उसके बाद मुझे इसको इंटीग्रेट करना होगा। तो ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में इसको रिजोल्व करते हैं। तो मैंने इसको ऐसे लिखा, तो देखो इसको रिजोल्व करते हैं। ये आर हो गया, ये डी बी हो गया। अब देखो जो बी होता है वो आर के भी परपेंडिकुलर होता है, डीएल वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होता है। मतलब ये जो एंगल बनेगा 90 डिग्री बनेगा। इसमें हमने इस वाले एंगल को अल्फ़ा बोला है, तो यहाँ से अगर हम निकालें कि बाद में साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा लिख सकते हैं। ये एंगल कितना हो गया, अल्फ़ा। ठीक है, ये पूरा एंगल हो गया 90। तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फ़ा। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा एंगल 90 हो जाएगा। ये 90 माइनस अल्फ़ा है, तो मतलब ये वाला एंगल भी कितना हो गया, अल्फ़ा। सिमेट्री से ये वाला एंगल भी कितना बोल सकते हैं, अल्फ़ा। तो डी बी वैक्टर को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हम रिजोल्व करेंगे। तो इसको जब रिजोल्व करोगे, देखो डी बी को इधर रिजोल्व करोगे तो ये आ जाएगा डी बी कोस अल्फ़ा, और इसको इधर रिजोल्व करोगे आ जाएगा डी बी साइन अल्फ़ा। इसके वजह से जो यहाँ पर ये वाला रिजोल्यूशन होएगा वर्टिकल कंपोनेंट, ये हो जाएगा डी बी कोस अल्फ़ा, और इसको इधर रिजोल्व करोगे तो कितना आएगा, डी बी साइन अल्फ़ा। तो इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये भी डी बी साइन अल्फ़ा है। ओवरऑल हुआ क्या कि जितने भी जैसे इस वाले कंपोनेंट, ये जो डीएल वेक्टर के दोनों डीएल वेक्टर थे, इन दोनों के वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आता है। ऐसे सभी डीएल वेक्टर के वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगी, मतलब अलोंग द एक्सिस आएगा। तो एक डी बी कोस अल्फ़ा ने एक डी बी कोस अल्फ़ा को कैंसिल कर दिया, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आई वो आई डी बी साइन अल्फ़ा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और इसको मुझे क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पी। तो मुझे अगर बी नेट लिखना है तो बी नेट विल बी इंटीग्रल ऑफ डी बी साइन अल्फ़ा। ठीक है, और ये जो भी मैग्नेटिक फील्ड आएगी अलोंग द एक्सिस आएगी। अब मुझे देखो क्या चाहिए, डी बी की वैल्यू तो यहाँ है और साइन अल्फ़ा चाहिए, तो इसी ट्रायंगल में हम साइन अल्फ़ा ढूंढ लेते हैं। तो साइन अल्फ़ा विल बी, इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया, तो ये आर बाय आर हो गया, आर बाय स्मॉल आर। तो जो साइन अल्फ़ा आ जाएगा, साइन अल्फ़ा आ जाएगा आर डिवाइड बाय, और आर की वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका रूट हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ। तो हम नेट मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हैं, बी नेट विल बी इंटीग्रल डी बी का मतलब हो गया म्यू नॉट आई डी एल डिवाइड बाय 4 पाई, आर स्क्वायर की जगह हमने लिखा ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा हो गया हमारा आर डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ। तो ये हमारा हो गया बी नेट। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो इसमें से जो भी कांस्टेंट टर्म्स है उसको हम बाहर ले आएंगे। तो जो बी नेट है वो देखो कैसे आएगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, ये आर, ये सब कांस्टेंट है, ये आर कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। अब देखो जैसे जैसे मैं एलिमेंट चेंज करता हुआ जा रहा हूँ, डी बी अपना डायरेक्शन चेंज करता हुआ जा रहा है, लेकिन ये वाला पॉइंट थोड़ा ना कहीं मूव कर रहा है। तो मतलब जब जब डी एल जो एलिमेंट होगा ये चेंज होता जाएगा, ये एक्स की वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगी। तो इस वाले टर्म में डी एल को छोड़ के बाकी सारा टर्म कैसा है, कांस्टेंट है। तो हमने इसको क्या लिखा, म्यू नॉट आई आर डिवाइड बाय 4 पाई, ये पूरा टर्म आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और इंटीग्रल किस पे बच गया, सिर्फ डीएल पे बच गया। अब डीएल पे मुझे इंटीग्रल करना है, तो डीएल तो ऐसे मूव कर रहा है, तो इसका लोअर लिमिट हो जाएगा कि रिंग को जो भी छोटे से छोटा एलिमेंट है वो एकदम यहाँ काटा, तो इसको मैं 0 बोल देता हूँ, और एक बिल्कुल ऐसे घूम के एक फिर दूसरा एलिमेंट यहाँ कट कर देंगे, तो मतलब लोअर लिमिट हो जाएगा इसका 0, और जो अपर लिमिट हो जाएगा इसका सरकमफ्रेंस हो जाएगा। रिंग का सरकमफ्रेंस कितना हो गया,
टू पाई आर। तो जो बी नेट आ गया, बी नेट कितना आएगा, इसको जब इंटीग्रेट करोगे इसका आ जाएगा टू पाई आर। तो बी नेट विल बी म्यू नॉट आई आर डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2 इंटू इसका इंटीग्रल कितना आ जाएगा 2 पाई आर। ठीक है, तो इसमें से 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, आर से आर मल्टीप्लाई हो गया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं म्यू नॉट आई आर स्क्वेयर डिवाइड बाय 2 आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं आर मल्टीप्लाई कर देता हूँ और आर डिवाइड कर देता हूँ। एक फॉर्मूला तो ये है, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका क्या है कि अगर हम इसको ऐसे लिखें, बी नेट विल बी म्यू नॉट आई बाई 2 आर, एक आर मैंने डिवाइड कर दिया तो एक आर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो आर क्यूब डिवाइड बाई आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2। अब देखो हमने ये चीज़ जाना है म्यू नॉट आई बाई 2 आर, तो इस वाले जो सर्कुलर लूप है इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर एंड सेंटर मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट विल बी म्यू नॉट आई बाई 2 आर। तो इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये बी सेंटर है या बी नॉट है। तो इस वाले फॉर्मूले को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, इसको मैंने ऐसे लिखा बी नेट इज इक्वल टू, इसको मैंने बोल दिया बी नॉट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर आर क्यूब डिवाइड बाय आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2। तो ये हमारा आ गया नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा, ये डायरेक्शन कैसा होगा, अलोंग द एक्सिस, मतलब इस पॉइंट पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरफ आया है, मतलब ये जो एक्सिस है इसके अलोंग आया है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जो भी मैग्नेटिक फील्ड है ये कहाँ आया, इट इज़ अलोंग द एक्सिस। तो डायरेक्शन हमें पता चल गया। और बी नोट क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। और ये किसकी वजह से आएगा, इसमें कितने लूप्स हैं, एक लूप है। हमने इसमें जो भी लूप माना था उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने माने थे, 1 माने थे। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ड्यू टू 1 टर्न, कि एक टर्न हो गया या एक लूप हो गया। ऐसे ही अगर मेरे पास n लूप्स हो जाएं तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा 4n टर्न्स। तो एक टर्न की वजह से इतना मैग्नेटिक फील्ड आता है, तो n टर्न्स की वजह से इसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी बी नॉट n आर क्यूब डिवाइड बाई आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2। तो हो जाएगा बी नेट फॉर n टर्न्स। तो देखो इसमें हमने देखा कि जो भी, अच्छा इसमें जो डायरेक्शन आएगा, हमने डायरेक्शन भी बोल दिया कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है, डायरेक्शन इज़ अलोंग दी एक्सिस। कि एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, उसके एक्स पॉइंट पे जाके हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड, ये पॉइंट भी हमने बोला था कि एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, इसके एक्सिस पे एक्स पॉइंट पे जाके हमें मैग्नेटिक फील्ड लिखना है। तो n टर्न्स की वजह से कितना आ जाएगा, बी नॉट n आर क्यूब डिवाइड बाई आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2, जिसमें बी नॉट का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, और सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है म्यू नॉट आई बाई 2r। अगर मुझे एक टर्न के लिए निकालना है तो n को कितना कर देंगे 1, तो ये कितना आ जाएगा ये। इसमें हम देखते हैं कि ठीक है मैग्नेटिक फील्ड हमें एक्सियल पॉइंट पे पता चल गया, सेंटर पे पता चल गया। तो इसमें हम देखते हैं कि ग्राफ बनाते हैं मैग्नेटिक फील्ड का और एक्स का, कि जैसे जैसे एक्स चेंज होता जाएगा उसका ग्राफ कैसे बनता जाएगा। तो हमने अभी पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन, कि जैसे मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो एक्स हो गया। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, एक तो उसका डायरेक्शन हमें फाइंड आउट करना है और उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो बी एक्सियल, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो बी एक्सियल बनेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड बी एक्सियल, इसका फॉर्मूला कितना आया
बी नॉट, एक टर्न की वजह से लिख लेते हैं आर क्यूब डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, वेयर बी नॉट इज़ म्यू नॉट आई बाय 2r। ये मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर होता था। तो इसमें देखो कि अगर हम लिखें कि सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है, म्यू नॉट आई बाई 2r। ये कैसे कि हमने क्या किया कि मुझे इसका वेरिएशन बनाना है, तो सबसे पहले मैं x इजिकल टू 0 पे फाइंड आउट करता हूँ। तो अगर इसी फॉर्मूले में मैं x को 0 पुट कर दूँ, ठीक है, ये वैसे भी हमें पता है कि ये बी नोट हमने निकाला ही वैसे था, लेकिन ये फॉर्मूला पता है तो उसके हिसाब से लिखते हैं कि अगर मैं x को 0 पुट कर दूंगा तो ये ऊपर आएगा आर क्यूब, नीचे आएगा आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल कर जाएगा, तो आर क्यूब बचेगा, आर क्यूब से आर क्यूब कट जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, बी एक्सियल, ये आ जाएगा बी नॉट कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 2r की x इजिकल टू 0 पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो इतना आ जाएगा। अगर मैं x को इन्फिनिटी रख दूँ, x टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी, कि मतलब यहाँ से एक्सिस से बहुत ही आगे चले गए, तो बी एक्सियल कि अगर मैंने x को इन्फिनिटी रख दिया तो ये वाला पूरा टर्म, ये पूरा टर्म इन्फिनिटी हो जाएगा, 1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। और अगर मैं x को माइनस इन्फिनिटी रख दूँ तो बी एक्सियल कितना आएगा कि x को माइनस इन्फिनिटी रखो तो माइनस का स्क्वायर वो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब ओवरऑल ये वाला क्वांटिटी भी कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी समथिंग बाई इन्फिनिटी 0, तो बी एक्सियल कितना हो जाएगा, 0। तो हमने ये देखा कि x इजिकल टू 0 पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ आएगा, ठीक है, ठीक है, x इजिकल टू 0 पे मैग्नेटिक फील्ड आया, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, 0 हो गया। हम क्या करते हैं कि सबसे इसका डायरेक्शन भी फाइंड आउट करते हैं कि देखो हम कभी भी कर्व्ड वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालते थे ऐसे कि राइट हैंड के फिंगर्स को वहाँ लेके जाते थे जहाँ करंट मूव कर रहा है, उस डायरेक्शन में कर्ल करते हैं फिंगर को जहाँ करंट मूव कर रहा है, और थंब का डायरेक्शन हमें मैग्नेटिक फील्ड बताता है। इसमें जो रिंग है वो ऐसे है, ठीक है, और इसमें करंट भी ऐसे ही मूव कर रहा है। तो अगर करंट ऐसे मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगा, इधर आएगा, क्योंकि थंब का डायरेक्शन ये, करंट ऐसे मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर आया। तो अगर मैं इस वाले पॉइंट पे देखूँ तो इस वाले पॉइंट के लिए भी करंट ऐसे मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर आया, तो बी एक्सिल कहाँ गया, इस वाली डायरेक्शन में आ गया। अगर मैं इस वाले पॉइंट पे बात करूँ, यहाँ से भी जो एक्स डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड की बात करूँ, तो इस वाले पॉइंट के लिए भी करंट ऐसे ही मूव कर रहा है। तो करंट अगर ऐसे मूव कर रहा है तो हमने फिंगर को ऐसे मूव किया तो डायरेक्शन कैसा है थंब का, ये, तो इस वाले पॉइंट पे भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कितना है, ये, और यहाँ पर भी ये क्या है, बी एक्सियल है, ठीक है। मतलब रिंग के दोनों तरफ, रिंग के अगर मैं इस साइड जाऊँ चाहे इस साइड जाऊँ, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज नहीं होता, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होता है, ठीक है। तो एक बात तो हमें ये पता चली। अब मुझे इसका ग्राफ बनाना है, तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव अज्यूम करेंगे। तो मैंने कह दिया कि ये वाला जो डायरेक्शन है, लेट्स से ये वाला डायरेक्शन हमने पॉजिटिव अज्यूम किया है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर इस वाले डायरेक्शन में होगी तो पॉजिटिव होगी, और इस वाले डायरेक्शन में होगी तो नेगेटिव होगी। तो हम ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में हम बनाना चाह रहे हैं, तो ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे लिखा, मैग्नेटिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म, ठीक। तो डायरेक्शन के साथ भी बनेगा। तो x इजिकल टू 0 पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है, म्यू नॉट आई बाई 2r। तो x इजिकल टू 0 पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ आएगा। उसके बाद इन्फिनिटी पे मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया, तो प्लस इन्फिनिटी मान लेते हैं, यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो इन्फाइनाइट पॉइंट को अगर ये टेंड करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, और ऐसे ही माइनस इन्फाइनाइट पॉइंट को भी टेंड करेगा तो भी मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा। तो मैं इसको अगर ग्राफ बनाऊँ तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर पे होगी वो मैक्सिमम होगी, तो ये वाला पॉइंट क्या है, ये बी मैक्स है, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, बी मैक्स, और इसकी वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट आई बाई 2r, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट से हमें एक ये पता चला कि इन्फिनिटी पे मैग्नेटिक फील्ड 0, माइनस इन्फिनिटी पे 0, और सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम आती है, वन कंक्लूजन। सेकंड कंक्लूजन ये होता है कि रिंग के दोनों तरफ मैग्नेटिक फील्ड अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी, ठीक है। तो मैं इसमें ये लिख सकता हूँ, कंक्लूजन जो है, मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम
एट सेंटर ऑफ लूप। ठीक, सेकंड क्या है, सेकंड कंक्लूजन है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज सेम ऑन both sides of current carrying सर्कुलर लूप। ठीक, कि मैग्नेटिक फील्ड दोनों साइड सेम रहती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये रिंग होता, कि एक रिंग है जिसके ऊपर चार्ज क्यू है, तो इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलग होता और इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलग होता। तो इसमें हम लिख लेते हैं कंक्लूजन में ही, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड changes on both side of charged ring। कि लेट से अगर यहाँ पर ये एक चार्ज रिंग है जिसका चार्ज क्यू है और जिसका रेडियस आर है, तो इस वाले पॉइंट पे अगर मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस वाले पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये आता और इसके इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये आता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपना डायरेक्शन चेंज करती है बट मैग्नेटिक फील्ड अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करती है। इसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाला राइट हैंड थंब रूल से। करंट का डायरेक्शन में हमने फिंगर को कर्ल किया और जो थंब का डायरेक्शन वो आता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देता है। तो इसमें ये जो भी मैग्नेटिक फील्ड आएगी ये हमेशा कैसे आएगी, अलोंग दी एक्सिस, जिसका मैग्नीट्यूड ये होगा। तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं। इस उन्हीं फॉर्मूले पे कुछ क्वेश्चन हैं ऐसे कि एक तो सिंपल क्वेश्चन ऐसे है कि करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर, देन फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी एट ए डिस्टेंस आर। कि जो यहाँ सेंटर से जो एक्सियल पॉइंट का डिस्टेंस है वो आर है, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो जो बी का फॉर्मूला आया था, बी नेट इज़ म्यू नॉट आई बाय 2r, यहाँ आता था आर क्यूब डिवाइड बाय एक्स स्क्र प्लस आर स्क्र की पावर 3/2। तो जब x की वैल्यू r है तो इसको पुट कर देंगे तो आ जाएगा म्यू नॉट आई बाय 2r इंटू आर क्यूब, यहाँ कितना आ जाएगा आर स्क्र प्लस आर स्क्र की पावर 3/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2r स्क्र की पावर 3/2। तो बी नेट जो आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू आर क्यूब, यहाँ आ जाएगा 2r स्क्र की पावर 3/2, तो मतलब 2 की पावर 3/2 इंटू आर क्यूब। आर क्यूब पे आर क्यूब कट गया तो ये जो भी आंसर आया ये आ गया म्यू नॉट आई बाय 2 इसको लिख सकते हैं 2√2, तो ये जाएगा 4√2, 4√2 आर। ठीक है, या अगर इसको मैं बी नोट के टर्म में लिखना चाहता तो ये हो जाता हमारा बी नोट। तो ये कितना आंसर आ सकता था, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बी नोट डिवाइड बाय ये हो जाएगा बी नोट, आर क्यूब से आर क्यूब कट जाएगा तो आ जाएगा 2 की पावर 3/2, 2√2। तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बी नोट डिवाइड बाई 2√2, ये कितना हो गया मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। तो जैसे जैसे हम आर चेंज करते जाएंगे, जैसे जैसे एक्स चेंज करते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड आता जाएगा। एक्स की वैल्यू आर, 2r, 4r, 10r, 100r, 0.001r। तो जैसे जैसे एक्स की वैल्यू चेंज होती जाएगी बी भी चेंज होता जाएगा। अब इसमें कुछ केसेस ऐसे बनते हैं कि एक केस तो ये बनता है कि जो एक्स है वो आर के कंपेरेबल हो जाए, जैसे r, 2r, 4r, 20r। एक x की वैल्यू r से बहुत बहुत ज़्यादा हो जाए और एक x की वैल्यू r से बहुत बहुत कम हो जाए। तो अगर कंपेरेबल होगा तो हमें ऐसे ही उसको करना होगा। बाकी जो केसेस बनते हैं व्हेन x इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन r एंड x इज़ वेरी वेरी लेस देन r, तो उन केसेस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये तो सिंपल केस हो गया x इज़ कंपेरेबल टू r। तो एक केस की बात करते हैं
केस 1, चलो उसको 1 केस बोलते हैं, व्हेन x इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन r, कि मतलब जब r, जैसे रेडियस तो मान लो कि 1 सेंटीमीटर है और x हो गया 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर। तो उसके लिए क्या करेंगे कि इस वाले फॉर्मूले में अगर x r से बहुत बहुत ज़्यादा है तो मैं एक्स स्क्र प्लस आर स्क्र में आर स्क्र को नेगलेक्ट कर सकता हूँ, मतलब एक्स स्क्र प्लस आर स्क्र विल बी इक्वल टू एक्स स्क्र। ये जो आर स्क्र है वो नेगलेक्ट हो गया, तो इसमें हमारे पास जो बी नेट का फॉर्मूला आया वो क्या आया, बी नेट इज़ इक्वल टू, ये तो हो गया बी नॉट इंटू यहाँ पे कितना हो गया आर क्यूब डिवाइड बाय, ये तो नेगलेक्ट हो गया तो एक्स स्क्र की पावर 3/2, तो नीचे हो गया एक्स क्यूब। तो हमारे पास जो b का फॉर्मूला आया वो आप डायरेक्ट ऐसे यूज़ कर सकते हो, व्हेन x इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन r, व्हेन x इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन r। तो ठीक है, इसका अगर हम क्वेश्चन करें कि लेट्स से हमें क्या करना है, हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पॉइंट x इज इक्वल टू 100 r। तो r के कंपैरिजन में जो x है वो बहुत बहुत ज़्यादा हो गया, तो x इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन r हो गया। तो b नेट कितना लिख सकते हैं हम, b नेट विल बी b नॉट इंटू आर क्यूब डिवाइड बाई 100 r का क्यूब। तो r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 100 का क्यूब हो जाएगा 10 की पावर 6, तो ऊपर जाएगा ये, तो b नेट हो जाएगा b नॉट इंटू 10 की पावर -6। तो ये आ गया। जो सेकंड केस है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग केस है कि व्हेन केस 2, व्हेन x इज़ वेरी वेरी लेस देन r, कि जो x की वैल्यू है वो r से बहुत छोटी है, कि ये जो रेडियस है वो r मान लो और जो x है वो 0.001 r है। तो मतलब अगर ये सेंटर, तो सेंटर के जस्ट अगले वाले पॉइंट पे हम आ जाते हैं। तो इसमें अगर ये वाला हम फॉर्मेट यूज़ करते तो हम क्या कर सकते थे कि आर स्क्र प्लस एक्स स्क्र में एक्स स्क्र को नेगलेक्ट कर देंगे, तो ये कितना बच जाएगा, आर स्क्र बच जाएगा। तो ये पूरा हो जाएगा आर स्क्र की पावर 3/2, तो ये हो जाएगा आर क्यूब से आर क्यूब कट जाएगा, तो वो तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो वो ये चीज़ नहीं करवाना चाह रहा, इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को लिख रहे हैं कि बी नेट विल बी म्यू नॉट, या इसको ऐसे लिख लेंगे, बी नॉट ही लिख लेते हैं, इसको हमने लिखा बी नॉट, ये कितना आया आर क्यूब डिवाइड बाय एक्स स्क्र प्लस आर स्क्र की पावर 3/2। मैंने इसमें से क्या किया, इसमें से मैंने आर को कॉमन ले लिया। ठीक है, तो आर स्क्र को अगर मैं बाहर ले लूँगा तो ये आ जाएगा बी नॉट आर क्यूब। ये अगर मैं यहाँ से आर स्क्र को कॉमन ले लेता हूँ तो ये आ जाएगा आर क्यूब, और यहाँ क्या बच जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्र बाय आर स्क्र की पावर 3/2। तो आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो जो बी नेट आएगा वो आ जाएगा बी नॉट, और ये जो पूरा फैक्टर बचेगा इसको ऊपर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्र बाय आर स्क्र की पावर 3/2। अब देखो, अब इसमें हम क्या करते हैं, हम बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज़ करते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन। ये क्या कहता है, ये कहता है 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n, ये अप्रॉक्सीमेटली 1 प्लस nx हो जाता है, हमेशा नहीं, कब, व्हेन x इज़ वेरी 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 लेस देन 1, कि अगर ये x की वैल्यू 1 से छोटी होती है तो ये जो पावर होता है ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, अब x इज़ वेरी वेरी लेस देन r, तो एक्स स्क्र इज़ वेरी वेरी लेस देन आर स्क्र। इसका मतलब है कि जो एक्स स्क्र बाय आर स्क्र है वो 1 के कंपैरिजन में बहुत बहुत छोटा है, तो हम यहाँ पर बाइनोमियल यूज़ कर सकते हैं। तो जो बी नेट आया वो आया बी नॉट 1, ये सॉरी ये 3/2 नीचे था तो पावर ऐसे चली जाएगी -3/2, तो जो -3/2 है ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3/2 एक्स स्क्र बाय आर स्क्र। तो ओवरऑल जो बी नेट का फॉर्मूला आया
वो कितना आ गया, सॉरी यहाँ पे तो ये प्लस था, ये प्लस है और ये यहाँ पे पावर हो जाएगी -3/2, तो ये इधर चले जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 1 - 3/2 x²/r²। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला आ गया व्हेन x इज़ वेरी वेरी लेस देन r। इसमें देखो और चीज़ क्या करवाता है, जो केस 2 है वो क्या है, वो वेरी वेरी लेस देन r के लिए x इज़ वेरी वेरी लेस देन r। तो जो बी नेट का फॉर्मूला हमने लिखा वाया बी नॉट 1 - 3/2 x²/r²। इसमें देखो हमसे ये भी पूछ सकता है, जैसे बी नोट का मतलब हो गया मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर और बी नेट हो गया मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, एट पॉइंट x। तो हमसे क्या पूछ सकता है, जब सेंटर से उस वाले पॉइंट पे हम पहुँचेंगे तो परसेंटेज चेंज कितना हो गया मैग्नेटिक फील्ड में। हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे मैक्सिमम होती है और एक्सियल पॉइंट की तरफ जैसे जैसे मूव करते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता जाएगा, तो हमसे परसेंटेज चेंज भी पूछ सकता है। तो देखो परसेंटेज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, तो हम किसी भी चीज़ का जो परसेंटेज चेंज है वो कैसे निकालते हैं कि बी नॉट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ज़्यादा होगा, एक्सियल पॉइंट पे कम होगा। तो हमें पता है जैसे जैसे एक्सियल पॉइंट की तरफ जाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड कम होता जा रहा है, तो अगर हम फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो वो नेगेटिव आएगा। तो हमें ये बताएगा कि जो परसेंटेज चेंज है वो कैसा है, डिक्रीजिंग है। तो हम डायरेक्ट इसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं, तो बी नॉट माइनस बी नेट। ठीक है, ये हमने मैग्नीट्यूड वाइज लिखा है कि मैंने ज़्यादा में से कम को माइनस किया है। नहीं तो हम कैसे करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय इनिशियल इंटू 100। अब मैंने क्या किया, इनिशियल माइनस फाइनल बाय इनिशियल इंटू 100, ताकि मुझे पता है ये जो भी डिक्रीज़ है ये अब कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि हमें पहले से पता है मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज़ करेगा। तो इसमें देखो हम ऐसे लिख सकते हैं कि बी नॉट तो बी नॉट ही हो गया, माइनस बी नेट की जगह लिख सकते हैं बी नॉट इंटू 1 - 3/2 x²/r² डिवाइड बाय बी नॉट इंटू 100। तो देखो बी नॉट से बी नॉट कट जाएगा, ये आ जाएगा 1 - 3/2 x²/r² माइनस साइन के साथ, तो 1 - 1 + 3/2 x²/r²। तो देखो 1 से 1 भी कट जाएगा, तो ओवरऑल जो परसेंटेज चेंज आएगा, परसेंटेज चेंज बोल दो या परसेंटेज डिक्रीज़ बोल दो, डिक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड, ये कितना आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा बी बाय बी नॉट इंटू 100। ये कितना आ जाएगा, इसका जो फॉर्मूला बन के आएगा 3/2 x²/r² इंटू 100। तो ये एज ए डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो अगर अब हमें ये वाला फॉर्मूला नहीं पता होता तो हम क्या करते हैं कि हम एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं और उसके बाद उसका परसेंटेज चेंज करते हैं। फॉर्मूला डायरेक्ट याद हो जाए तो भी ठीक है। तो इसमें उन्होंने पूछा है कि फाइंड परसेंटेज डिक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड व्हेन वी मूव फ्रॉम सेंटर टू x = 0.001 r। तो x इज़ वेरी वेरी लेस देन r। तो परसेंटेज डिक्रीज का जो फॉर्मूला है डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 विल बी, तो x की वैल्यू कितना हो गया, x = 0.001 r। तो ये हो जाएगा 3/2 x हो गया 0.01 r का होल स्क्वायर डिवाइड बाय r² इंटू 100। तो ये जो आंसर आ जाएगा 10⁻⁻4, ये r² से r² कैंसिल, 10⁻⁻4 इंटू 100 10⁻⁻2। तो ये आ जाएगा 0.015%। देखो परसेंटेज चेंज हम तीनों ही केस में निकाल सकते हैं। परसेंटेज चेंज हम x इज़ वेरी वेरी लेस देन r में डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अगर हमसे पूछा जाए परसेंटेज चेंज व्हेन x इज़ कंपेरेबल टू r, तो कंपेरेबल होगा तो भी हम ऐसे निकालेंगे परसेंटेज चेंज फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल इंटू 100, या फिर इनिशियल माइनस फाइनल बाय इनिशियल इंटू 100, और x इज़ वेरी वेरी लेस देन r तब भी यही चीज़ होगा। ठीक है।
तो ये था हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सियल पॉइंट ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप या फिर रिंग। तो इसमें हमने सारे केसेस किए, एक्स इज़ कंपेरेबल टू आर, एक्स इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन आर और एक्स इज़ वेरी वेरी लेस देन आर। देन उसका हमने इस वाले केस में हमने परसेंटेज एरर भी उसको निकाला।